हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेक्स्ट जेन S2 में। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 7 एल्कोहल फिनोल ईथर का लास्ट टॉपिक ईथर। आज की वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, ईथर। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है ईथर, ठीक है। इससे पहले हम लास्ट वीडियोज में कवर कर चुके हैं अल्कोहल। अल्कोहल में हमने पढ़ा था एथिल अल्कोहल और फिनोल, दो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर छोटा सा टॉपिक है, दो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, एलिफैटिक ईथर और एरोमेटिक ईथर। एलिफैटिक ईथर में हम पढ़ेंगे डाई एथिल ईथर और एरोमेटिक ईथर में हम पढ़ेंगे एनिसोल। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि लास्ट वीडियोस को ध्यान से देख लीजिए, कवर कर लीजिए। इसी तरह से डेली डेली हमारा कंटेंट बढ़ता जाएगा। आप लोग अगर छोड़ेंगे बीच से तो अच्छा नहीं रहेगा, आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आप कैसे कंटिन्यू करेंगे बताइए, कैसे समझेंगे चीज़ों को। तो थोड़ा सीरियस होकर अच्छे से करिए। इस वीडियो के बाद में आपके टेस्ट होंगे, टेस्ट की ही वीडियोस आपको मिलेंगी, ठीक है भैया। चलो, तो ईथर, सामान्यतः ईथर का सूत्र होता है ROR, जहाँ एक R एल्किल ग्रुप ये है, एक एल्किल ग्रुप ये है। एल्किल ग्रुप अब आप समझते होंगे, कार्बन की चेन, कार्बन की श्रृंखला दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। इसके आधार पर यानी एल्किल ग्रुप के आधार पर, इन दोनों एल्किल ग्रुप के आधार पर ईथर दो प्रकार का होता है। एक ईथर को हम कहते हैं सम्मित ईथर और एक को हम कहते हैं मिश्रित या असम्मित ईथर। मिश्रित या असम्मित ईथर। सम्मित ईथर उन ईथरों को कहते हैं जिनमें इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ सेम कार्बन हो। असम्मित ईथर उन्हें कहेंगे जिनमें दोनों तरफ सेम कार्बन ना हो, ठीक है भैया। सम्मित ईथर किसे कहेंगे, जिसमें दोनों तरफ सेम कार्बन हो। असम्मित किसे कहेंगे, जिसमें दोनों तरफ सेम कार्बन ना हो। ये हुआ असम्मित। कैसे पता चला, इस ऑक्सीजन के इधर एक कार्बन है, इधर दो कार्बन है। ये हुआ सम्मित ईथर। कैसे पता चला, इस ऑक्सीजन के इधर और इधर दोनों तरफ सेम कार्बन है। क्या और भी हो सकता है? हाँ बेटा, और भी हो सकता है। CH3 CH2O CH2 CH3, यह है आपका डाई मैथिल ईथर, यह है आपका डाई एथिल ईथर। IUPAC नाम की अगर आप बात करेंगे तो एक तरफ जो एल्किल ग्रुप है उसमें जोड़ते हैं ऑक्सी, क्या, ऑक्सी, और दूसरे वाले में जोड़ते हैं एन। ऑक्सीजन की एक तरफ अगर ज्यादा कार्बन है और एक तरफ कम कार्बन है तो कैसे जोड़ेंगे, तो जिधर कम कार्बन होते हैं उधर जोड़ते हैं ऑक्सी और जिधर ज्यादा कार्बन होते हैं उधर जोड़ते हैं एन। जैसे कि इसके नाम को देखिए, इधर ऑक्सीजन के इधर एक कार्बन है, इधर दो कार्बन, नाम क्या लिखेंगे, मैथॉक्सी एथेन। क्या नाम लिखेंगे भैया, मैथॉक्सी एथेन, ठीक है जी। इसका क्या नाम लिखेंगे, मैथॉक्सी मैथेन, एथॉक्सी एथेन, ठीक है। ये हुआ आपका वर्गीकरण एलिफैटिक के हिसाब से। किसके हिसाब से भैया, एलिफैटिक के हिसाब से। एरोमेटिक भी तो हो सकते हैं जी, एरोमेटिक हो सकते हैं अगर हम कार्बन के हिसाब से बात करें या कार्बन की श्रृंखला के हिसाब से बात करें। एरोमेटिक में क्या होगा, दो तरह के होते हैं। एक तो वो कौन, जिसमें दोनों रिंग हों, जिसमें दोनों रिंग हो, यानी ये वाला ROR में दोनों R की जगह पे बेंजीन की रिंग हो। या एक ऐसा हो सकता है जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर एल्काइल ग्रुप हो, एल्काइल ग्रुप हो। बात आई आपको समझ में, कोई दिक्कत है? इसका नाम क्या होगा बताओ, मैथिल, कम कार्बन वाला पहले लिखते हैं, मैथिल फेनिल ईथर। इसका नाम डाई फेनिल ईथर। ये सम्मित वाले में आ जाएगा वैसे तो, क्योंकि दोनों तरफ सेम ग्रुप है। ठीक, इतने में कोई दिक्कत है क्या?
इतने में कोई दिक्कत है क्या? मिश्रित, अमिश्रित, नाम, ठीक है, ओके। ईथर बनाने की विधि हम लिखने जा रहे हैं। लिखो ईथर बनाने की विधि। ईथर बनाने की विधि। बनाने की विधि में पहली विधि हम लिखेंगे विलियमसन ईथर संश्लेषण। विलियमसन ईथर संश्लेषण क्या होता है? विलियमसन ईथर संश्लेषण बताओ मुझे जरा, किसे कहते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण? बोलो। एल्किल हैलाइड याद करो, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में एथिल ब्रोमाइड याद करो। एथिल ब्रोमाइड में याद करो विलियमसन ईथर संश्लेषण एक नाम अभिक्रिया लिखवाई थी। याद आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? अभी क्या थी वो समीकरण? कि जब, लिख लो, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराने पर, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराने पर ईथर बनते हैं। ईथर बनते हैं। याद आया कुछ? मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले चैप्टर का दूसरे में, दूसरे का पहले में, इधर का उधर, ऐसे ही तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगी भैया। सारी चीजें, सारे नाम आपको याद होने जरूरी हैं। तो विलियमसन ईथर संश्लेषण में मैंने क्या बोला कि सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर ईथर बनते हैं। ये ईथर है, ये आपका एल्किल हैलाइड है, ये आपका सोडियम एल्कोक्साइड है, सोडियम एल्कोक्साइड। एग्जाम्पल के लिए आप यहां पर डालेंगे CH3CH2, सोडियम एथोक्साइड की अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड से कराने पर क्या बन जाएगा बेटा जी? CH3CH2O। कहां से बना? ये यहां से बना CH3CH2O। इधर से आएगा ये CH2CH3, CH2CH3। नाम बताओ, इधर भी एथिल ग्रुप, इधर भी एथिल ग्रुप, डाई एथिल ईथर। इसका नाम, 2 कार्बन है तो एथ ऑक्साइड, और सोडियम से जुड़ा है तो सोडियम एथोक्साइड। इसका नाम तुम जानते हो। बन गया भैया। इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, हिंदी में विलियमसन ईथर संश्लेषण। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका भी एल्किल हैलाइड से है कि अगर आप एथिल ब्रोमाइड की, लिखो एथिल ब्रोमाइड की शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया। देखो भैया, जब 2 मॉलिक्यूल लेते हैं एथिल ब्रोमाइड के, एथिल ब्रोमाइड की शुष्क Ag2O सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है। ओके। तीसरा लिखो, एल्कोहलों के निर्जलीकरण से, एल्कोहलों का निर्जलीकरण एल्कोहल में पढ़ा देना चाहिए था, लेकिन मैंने छोड़ दिया था थोड़ा। ठीक है। तो निर्जलीकरण मतलब, निर्जलीकरण मतलब होता है जल का मॉलिक्यूल निकालना। तो अगर तुम एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया, किसकी? एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से कराओगे, किससे कराओगे? सांद्र H2SO4 से 443 केल्विन ताप पर। ध्यान रखेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से 443 केल्विन पर कराने से क्या होता है? एक OH यहाँ से निकलता है, एक H यहाँ से, यहाँ बचेगा CH2, यहाँ भी बचेगा CH2। CH2 और CH2 जब बचेगा तो इसमें लग जाएगा डबल बॉन्ड।
इसका क्या नाम था? एथिल एल्कोहल। इसका क्या नाम था? एथीन। पर यार याद करो, मुझे तो डाई एथिल ईथर बनाना है, एथीन क्यों बना दिया? ये अल्कोहल में काम आएगी, अल्कोहल का निर्जलीकरण। अपने काम की समीकरण ये वाली है कि जब दो मॉलिक्यूल लेते हैं अल्कोहल के, दो मॉलिक्यूल लेते हैं अल्कोहल के, तनु H2SO4 की उपस्थिति में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 413 केल्विन ताप पर, यानी 443 से कम कर दो, 413 केल्विन टेम्परेचर पर एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण ऐसे होगा भैया, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा। निर्जलीकरण समझते हो? निर माने नहीं, जल माने जल, करण माने अभिक्रिया। निर्जलीकरण का मतलब है कि अल्कोहल से, अल्कोहल का पढ़ रहे हैं तो अल्कोहल का निर्जलीकरण, अल्कोहल से जल निकालना। जल जब निकल जाएगा तो भैया ये बनेगा CH3 CH2O CH2 CH3। याद करो ये भी तो यही है, CH3 CH2O CH2 CH3। इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। ये आपका एथिल एल्कोहल। एक बार रिपीट कर लेते हैं, विलियमसन ईथर संश्लेषण सब समझते हैं, फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराने पर डाई एथिल ईथर बनता है। अल्कोहल के निर्जलीकरण कैसे होता है ये भी हमने पढ़ा, ठीक है। यहाँ पर ये बात हुई आपकी डाई एथिल ईथर कैसे बनेगा, यानी ईथरों के बनाने की विधि, ठीक है जी। एक चीज होती है सतत ईथरीकरण, सतत ईथरीकरण किसे कहते हैं? सतत ईथरीकरण। सतत मीन्स लगातार, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें लगातार ईथर बनता रहता है उन्हें सतत ईथरीकरण अभिक्रिया और इस प्रक्रम को सतत ईथरीकरण कहते हैं। याद रह जाएगा, सतत कंटिन्यूअस ईथरीकरण, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। समझ आया? वे रिएक्शंस जिनमें कंटिन्यूअस लगातार क्या बनता रहता है? ईथर, उन्हें क्या कहते हैं? सतत ईथरीकरण। आगे भौतिक गुण में ऐसा कुछ खास इसका है नहीं, जो है वो मैं क्वेश्चन में करा दूंगा, 2-3 बातें। रासायनिक गुण पर आते हैं। रासायनिक गुण मतलब अभिक्रिया कैसे होगी, किसकी अभिक्रिया कैसे होगी बताओ? ईथरों की अभिक्रिया कैसे होगी, डाई एथिल ईथरों की अभिक्रिया कैसे होगी। तो पढ़ते हैं भैया रासायनिक गुण। पढ़ें क्या? पढ़ें? तैयार हो? इतनी बात आई आपको समझ में? कोई दिक्कत है? नहीं, पक्का? यस। पहला लिखो क्लोरीन से क्रिया, क्लोरीन से क्रिया। देखो भैया ये है आपका CH3 CH2O CH2 CH3। जब ये HCl से क्रिया करता है, HCl, पहला लिख लेता हूं, HCl से क्रिया, जब ये HCl से क्रिया करता है तो ये वाला Cl ऐसी जगह पे आता है, ये दोनों हैं ऑक्सीजन के इधर और इधर वाले, अल्फा और अल्फा डैश, इन्हें 1 और 1 डैश कह सकते हैं, 1 और 1 डैश। यहाँ से H हटेगा तो बेटा ये बनेगा CH3CH, और इस पर Cl जोड़ दिया, इधर से ऑक्सीजन जुड़ गया, इधर से CH2CH3। इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा, बताओ बताओ जल्दी से, इसका नाम, एक पर जोड़ा, यानी इधर से एक पे जोड़ा तो अल्फा क्लोरो डाई एथिल ईथर कह लो। जब इसकी अभिक्रिया कराओगे आप क्लोरीन से तो इधर से भी क्या हो जाएगा? इधर से हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये जुड़ जाएगा यहाँ। अब देखो अल्फा अल्फा डैश, क्या? अल्फा अल्फा डैश डाई डाई क्लोरो, अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर। भैया ये डाई एथिल ईथर था, अल्फा अल्फा डैश पे 2 क्लोरो जुड़ गए तो डाई क्लोरो, अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर। इसका नाम अल्फा क्लोरो डाई एथिल ईथर। ओके। दूसरा लिखो PCl5 से क्रिया। जब हम ईथर की अभिक्रिया PCl5 से कराते हैं, किससे कराते हैं? PCl5, दो अणु बन जाते हैं एथिल क्लोराइड के, एथिल
क्लोराइड। कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या है क्या? क्लियर है बात? PCl5 से क्लियर। अगर हम इसका करें निर्जलीकरण, किसका? ईथर का निर्जलीकरण है, हो सकता है निर्जलीकरण? हाँ बेटा हो सकता है। इधर CH3CH2 को मैंने लिख लिया C2H5, इधर O और इधर भी लिख लिया C2H5। इसका निर्जलीकरण करने के लिए एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं 380 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। होता क्या है, इधर से और इधर से, इधर से और इधर से, ये देखो ये C2H5 लिख रहा है, C2H5, यहां से एक H, यहां से एक H और O, यहां से निकलेगा तो बनेगा C2H4, बॉन्ड टूट जाएगा, यहां से निकलेगा बनेगा C2H4, बॉन्ड टूट जाएगा, और C2H4 के दो अणु मिले और बाहर क्या निकला? जल H2O। इसका नाम याद करो C2H4, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको क्या कहते हैं बताओ? C2H4 का नाम बताओ, 11th क्लास में पढ़ा तुमने यार, बता दो। कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है बात? कोई समस्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। एक और लिख लो, चलो। HI से क्रिया, ए नहीं इतना ज्यादा कुछ ईथर में पढ़ाने के लिए। HI से क्रिया, HI दो तरह से क्रिया करता है, एक ठंडा और एक गर्म। जब CH3CH2O CH2CH3 की HI से अभिक्रिया कराते हैं, और कैसा HI होता है? यो ठंडा, ठंडा HI। तो भैया एक के पास में चला जाता है, इधर से बॉन्ड टूट के H, और एक के पास में चला जाता है I। ये बन जाता है बेटा CH3CH2OH प्लस CH3CH2I। इसे कहेंगे एथिल अल्कोहल, इसे कहेंगे एथिल आयोडाइड, इसे कहेंगे एथिल अल्कोहल, इसे कहेंगे एथिल आयोडाइड। लेकिन जब ये गर्म HI से क्रिया करता है, गर्म HI से क्रिया है कौन? डाई एथिल ईथर। क्रिया किससे कर रहा भैया? HI से। HI कैसा वाला? गर्म वाला। जब गर्म HI से क्रिया करता है तो ये बनाता है केवल एथिल आयोडाइड। क्या बनाता है भैया? केवल एथिल आयोडाइड, 2CH3CH2I, एथिल आयोडाइड। साथ में क्या बाहर निकल जाता है? H2O। क्या बाहर निकलता है? H2O। गर्म HI से क्रिया करके केवल एथिल आयोडाइड, ठंडे HI से क्रिया करके एथिल अल्कोहल और एथिल आयोडाइड का मिश्रण प्राप्त होता है। किसका मिश्रण? एथिल अल्कोहल और एथिल आयोडाइड। ठीक है भैया, ये हमारा डाई एथिल ईथर खत्म है, इतने से में खत्म हुआ बेटा, ये छोटा सा टॉपिक था। अब हमें पढ़ना है एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर में हमें पढ़ना है एनिसोल। ये समझ में आ गया होगा, आसान चीजें। अब तो तुम्हें केमिस्ट्री भाई, अगर कोई बालक मन से पढ़ रहा होगा तो घुसने लगी होगी दिमाग में। छाप लिया करो ये सारी बातें, ठीक। बहुत जल्दी हम तुमसे बात करेंगे, अभी बात करेंगे हम। दो बात बतानी है मोटी मोटी तुम्हें। मोटी मोटी बात क्या होती है भैया? मोटी मोटी बात क्या होती है ये भी मुझे बताना पड़ेगा। मोटी मोटी बात ये होती है कि नंबर कैसे आएंगे, ये पढ़ना है हमें। जैसे डाईएथिल ईथर में बताया था कि डाईएथिल ईथर पढ़ना है, वैसे एरोमेटिक में ये पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ये क्या है याद कीजिए, इसे हम एनिसोल कहते हैं, लिख रखा है ना। और क्या नाम लेंगे इसका? मैथिल फेनिल ईथर, मैथिल फेनिल ईथर। ठीक है। बनाने की विधि, बनाने की विधि विलियमसन ईथर संश्लेषण याद है। सोडियम फेनॉक्साइड की अभिक्रिया मैथिल ब्रोमाइड से कराने पर, सोडियम फेनॉक्साइड की अभिक्रिया मैथिल ब्रोमाइड से कराने पर एनिसोल प्राप्त होता है।
एनिसोल प्राप्त होता है। एक अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया, अगर अल्कोहलों की अभिक्रिया डाईएजोमेथेन से कराएं, किससे? डाईएजोमेथेन। डाईएजोमेथेन क्या होता है? डाईएजोमेथेन। बेटा एजो वर्ड लिखते हैं हम एन के लिए, एन मतलब नाइट्रोजन। थायो वर्ड लिखते हैं सल्फर के लिए, सल्फर मतलब एस। ऑर्गेनिक से अलग भी तत्व है ना, तो ऑर्गेनिक से अलग तत्वों का अलग सिस्टम होता है, इनऑर्गेनिक के तत्वों का अलग सिस्टम है नाम का। तो वहां पे नाइट्रोजन को बोलते हैं एजो, सल्फर को बोलते हैं थायो। मैंने कहा डाई एजो, डाई एजो मतलब 2N। मीथेन, कार्बन की वैलेंसी पूरी कर देंगे तो CH2N2। दूसरा हमें रिंग लानी है, तो अल्कोहल में रिंग आती है फिनोल के पास। तो जब फिनोल की अभिक्रिया डाई एजोमीथेन, डाईएजो मीथेन, ये है आपका फिनोल। जब फिनोल की अभिक्रिया डाईएजोमीथेन से कराई जाती है तो यहां से N2 बाहर निकल जाता है और ये OCH3, ये वाला H और ये CH2 ग्रुप, यहां से बॉन्ड टूटता है, ये यहां पहुंचते हैं। इनको आप जान चुके हैं, अब इनका नाम है एनिसोल। बाहर क्या निकलेगा बताओ? N2। बनाने की विधि समझ आ गई? ठीक है। फिनोल से बना दिया जी, ONA से बना दिया जी, कोई दिक्कत नहीं। इसके भी भौतिक गुण में ज्यादा कुछ नहीं है, रासायनिक गुण पढ़ लेते हैं। रासायनिक गुण में रिंग वाली अभिक्रियाएं केवल इसकी हैं। रिंग वाली अभिक्रिया, रिंग समझते हो? रिंग, अरे रिंग, ये वाली रिंग, ये वाली रिंग ना। और रिंग मतलब बेंजीन। भैया विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए तो बहुत सारी चीजें अलग अलग होती हैं। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्या इसमें भी अनुनादी संरचना हमें देखने को मिल सकती है? बिल्कुल देखने को मिल सकती है। तो पहला तो मैं यही बता दूं तुम्हें, अनुनाद, अनुनाद मिलेगा? हाँ मिलेगा। क्यों मिलेगा? अब इसलिए मिलेगा, यहाँ एल्किल ग्रुप है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ पर अपना प्रभाव, फिर दोबारा से भी 3 इलेक्ट्रॉन सेम जैसे क्लोरोबेंजीन में, सेम जैसे फिनोल में घुमाए, 5 स्ट्रक्चर बने, पांचों बना दो। उसमें क्या हो गया? एनिसोल के अंदर भी अनुनाद मिल गया, पहला अनुनाद। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। यह अनुनादी संरचनाओं से हमें पता चलेगा कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग चीजें बनेंगी। यानी अगर मैं कराऊं हैलोजनीकरण, क्या कराऊं? हैलोजनीकरण। अब तक तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि एनिसोल ये है OCH3, हैलोजनीकरण में या तो Cl2 से अभिक्रिया कराते हैं या Br से। मैं Br से अभिक्रिया करा देता हूं। जब Br से अभिक्रिया कराएंगे Br2 से एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल की उपस्थिति में, तो एक बार बनता है बेटा जी ऑर्थो प्रोडक्ट, एक बार बनता है बेटा जी पैरा प्रोडक्ट। मेन कौन सा होगा? सर जी पैरा वाला मेन होगा। नाम क्या लिखेंगे? ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। इसका नाम पैरा ब्रोमो एनिसोल, पैरा ब्रोमो एनिसोल। अच्छा नाइट्रीकरण कर सकते हो क्या तुम? डर जाएंगे नाइट्रीकरण के नाम से तो हम, क्योंकि हमने फिनोल का नाइट्रीकरण ऐसा पढ़ लिया कि हमारे दिमाग में भय बैठ गया। तो भय नहीं बिठाना है। सांद्र HNO3 से अभिक्रिया कराओ, नॉर्मल नाइट्रीकरण होगा। नॉर्मल कैसे? स्पेशल और नॉर्मल, ये क्या चीज है? ऑर्थो पैरा वाला होगा यार, ऑर्थो पैरा। नाम बताओ? ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, पैरा नाइट्रो एनिसोल, या 2 नाइट्रो एनिसोल, 4 नाइट्रो एनिसोल। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। फ्रिडलक्राफ्ट एल्किलीकरण, फ्रिडलक्राफ्ट एसिलीकरण मिटाना पड़ेगा, मिटा देता हूं। फ्रिडलक्राफ्ट एल्किलीकरण, फ्रिडलक्राफ्ट एसिलीकरण। वैसे तो तुम जानते हो फ्रिडलक्राफ्ट अभिक्रिया में जब एल्किलीकरण कराते हैं तो CH3Cl से रिएक्शन होती है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, और ऑर्थो और पैरा पर, ऑर्थो और पैरा पर
ग्रुप जुड़ जाता है। मेन प्रोडक्ट पैरा वाला ही होता है। नाम क्या होगा बताओ, नाम क्या होगा? ये है टोलोविन और ये है आर ओ आर से याद करो, ये पूरा आर है, ये ओ ये आर, इसका नाम है टोलोविन। तो नाम लिखेंगे 4 मैथोक्सी, कम कार्बन वाला 4 मैथोक्सी टोलोविन, 2 मैथोक्सी टोलोविन। ठीक है, एसिडीकरण कर सकते हो क्या तुम? बेटा इसका एसिडीकरण कर देना। कौन सी अभिक्रियाएं? फ्रीडल क्राफ्ट। देखो हिंदी और इंग्लिश में सिर्फ इतना सा अंतर है कि हिंदी में लिखते हैं SNR में और इंग्लिश में ABCD में लिखते हैं। केमिस्ट्री में ज्यादा कुछ है नहीं, ज्यादा कुछ है नहीं। हिंदी और इंग्लिश के नाम पे सिर्फ आपको पागल बनाया जाता है कि आप हिंदी में पढ़ रहे हैं या आप इंग्लिश में। मेन कंसर्न है समझ में आना। ये हो गया ऑर्थो, ये हो गया पैरा। इनके नाम जरा कमेंट कर दो, कमेंट कर दो इनके नाम। अगर तुम्हें चैप्टर नंबर 7 समझ में आ गया हो तो समझ में आ गया सर यू लिख के कमेंट कर दो, अगर तुम देख रहे हो मुझे तो। अगर नहीं देख रहे, देखो जो बच्चे देखते हैं वे कमेंट जरूर करें, जो नहीं देखते हैं मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी आवाज कहाँ तक जा रही है, कौन कौन मुझे सुन रहा है? मुझे कैसे पता चलेगा बताओ? कमेंट से ही तो पता चलेगा। कुछ बालक हैं बेचारे बढ़िया एकदम कमेंट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 7, सॉरी, चैप्टर नंबर 7 खत्म हुआ। एक वीडियो में या 2 वीडियो में देखते हैं कैसे कवर करना हमें। हम अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। ट्राई करता हूँ कि 2 वीडियो से ज़्यादा हम ना जाएं, छोटी छोटी 30-30 मिनट की। तो वो आपका टेस्ट होगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर योर टेस्ट। टेस्ट या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो को भी अगर आप देख लेंगे तो बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात, टेस्ट के क्वेश्चंस, टेस्ट की वीडियो, टेस्ट की बातें उन्हें समझ में आएंगी जो एक बार चैप्टर कवर कर चुका होगा वीडियो से। तीसरी बात, आपके पास समय थोड़ा कम है, 3 सब्जेक्ट मैनेज करने होते हैं, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो वालों को बायो, मैथ वालों को मैथ। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि रेगुलर रहिए, डेली पढ़िए, जितना बताया जाए उतना कीजिए। पढ़ने का तरीका पहले भी बता चुका हूँ। ये रिएक्शंस के नाम और स्ट्रक्चर हमें आने चाहिए, पता होने चाहिए स्ट्रक्चर्स। ये दिमाग में बात होनी चाहिए कि इसको इसके साथ मिलाएंगे तो क्या होएगा। ध्यान से सोचो। मैं तो यार तुम्हें हर बार हेलोजनीकरण में बता रहा हूँ ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनता, नाइट्रीकरण में बता रहा हूँ ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनता। अगर मुझे ये पता है ये एनिसोल है तो एनिसोल लिख दो, क्लोरोबेंजीन है क्लोरोबेंजीन लिख दो, फिनोल है इधर फिनोल लिख दो। बात आ गई समझ में? कितना ही आसान है, जितना आसान तुम्हें मैं बता रहा हूँ। सिंपल क्वेश्चन पेपर में आते हैं। मेरी बात का विश्वास ना हो तो जितने भी एग्जाम तुम्हारे हुए हैं यूपी बोर्ड के लास्ट ईयर, उससे जितने भी हुए हैं देख लो। मैंने तुमसे कहा था कि 70 नंबर का पेपर यहीं से आ जाएगा। तुम अपना पेपर उठा के देख लेना कि फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर से क्या कोई ऐसा क्वेश्चन आया है जो हमने यहाँ इन लेक्चर्स में नहीं पढ़ा। ठीक, इससे छोटा मैं नहीं कर पाऊंगा, इससे छोटा मैं नहीं कर पाऊंगा। क्या चैप्टरों को इससे छोटा नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि भाई बताना समझाना भी तो जरूरी है, जिस तरह से एग्जाम में आना है। दूसरी बात है, आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, मुझे तो नहीं समझ आ रहा। तो ऐसा ना करें, ठीक है? ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। बढ़िया तरीके से कवर करो सिलेबस। और ये मुझे कमेंट करके बता दो कि 3 चैप्टर के बाद ऑर्गेनिक कंटिन्यू रखें या इनऑर्गेनिक या फिजिकल केमिस्ट्री शुरू करें। जानते हो ना तुम, शुरू के 3 चैप्टर फिजिकल, 2 इनऑर्गेनिक और उसके बाद सेकंड बुक पूरी ऑर्गेनिक। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 3 चैप्टर सेकंड बुक के पूरे होने के बाद, 3 तो मैं पूरे करूंगा ही भाई, सीधे सीधे फिजिकल पढ़नी है या ऑर्गेनिक खत्म करनी है पहले, ठीक है? जरूर सजेस्ट करें मुझे। ओके बाय।